क्लास नोट्स ओपन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। चलिए अब आपको जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर एक स्प्रिंग दे रखी है और स्प्रिंग को कंडक्टिंग स्प्रिंग मानना है ना। और एक कैपेसिटर दे रखा है डिस्टेंस डी एरिया ए का, और इस पूरे सिस्टम को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बोला है सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम। पूछा है आपसे फाइंड elongation in spring। ये क्वेश्चन क्या हो रहा होगा सोच के बताओ। क्या ये जो प्लेट दे रखी है इस प्लेट पे, ये प्लेट इक्विलिब्रियम में है ऐसा कहा है। प्लेट इक्विलिब्रियम में इसका मतलब प्लेट पे दो फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में बैलेंस है। बस कर दो, इतना से तो काम है। चलो पहले तो एक चीज बताओ मुझे, अगर मैंने बोला कि दो प्लेट्स हैं ऑब्वियसली इनफाइनाइट साइज की, इस पे प्लस क्यू है इस पे माइनस क्यू है, मुझे बताओ इस प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा सर क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। है? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सर के क्यू अपॉन अब देखो इसमें बच्चे दो तरह के आंसर देते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। फोर्स होना चाहिए क्यू इंटू ई, ये तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। तो क्यू इंटू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये आना चाहिए, या फिर क्यू इंटू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। सोच के सर बताओ। सेकंड वाला सर, क्योंकि दोनों ऐड होंगे सर। और किसको लग रहा है फर्स्ट वाला? सेकंड वाला होगा क्योंकि माइनस राइट में लगाएगा और प्लस भी। अब आपने सोचा तो बिल्कुल ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा गलत सोचा। इन द सेंस कि आपने ये सही बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगी, लेकिन जो फोर्स होता है ना वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं होता। इट्स लाइक दिस, जैसे मान लो एक कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है मान लो। तो मुझे बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्या वो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं करता। इस वाले भाई ने इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज, अबे यही तो फोर्स हुआ करता था। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो उसी लॉजिक से अब आप बताओ क्या आंसर आपका ऊपर वाला होना चाहिए? यार ये सोचो ना, ये आपकी बात सही है। ई नेट, अगर मैं अंदर कोई पॉइंट पकड़ लूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन आप इस बात को समझो, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू सेकंड प्लेट विल बी चार्ज ऑफ फर्स्ट प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फर्स्ट प्लेट ड्यू टू सेकंड प्लेट। इस बात को समझो ना। यस सर यस। समझ में आया? तो ये छोटी सी मिस्टेक है लेकिन हर बच्चा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स वो तो ये है, लेकिन ध्यान रहे यहां पर मेरे को क्या निकालना है। अरे आप इस सोचो, ऐसे सोचो क्वेश्चन, क्या ये वाली प्लेट इक्विलिब्रियम में है? मेरे को तो इस प्लेट पे फोर्स लगाना है ना, ठीक है? तो इस तरह की एक स्प्रिंग है, इधर की तरफ लग रही है, और क्या ये इधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी के एक्स? बिल्कुल सही है। और ये माइनस क्यू वाली प्लेट इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। बात समझ में आई? माइनस क्यू वाली प्लेट इसको अपनी तरफ खींच रही होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पता लगाना है मुझे, और इलेक्ट्रिक फोर्स को मुझे किससे बैलेंस करना है? के एक्स से। काम ये तो करना है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखूंगा, वो आएगा क्यू इंटू, मैं वही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वन प्लेट ड्यू टू सेकंड प्लेट, इस बात को समझना, इज इक्वल टू के एक्स। और कितना आएगा चार्ज? चार्ज तो वो लिख लूंगा मैं, ये हो गया क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के एक्स। तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सवाल में आपको 400 दे ही नहीं रखा। अरे तो क्या हुआ, एंड अपन जानते हैं ना, चार्ज जो भी आएगा वो सीवी के बराबर ही तो आएगा। मुझे बताओ अल्टीमेटली पिताजी कौन है? बैटरी। लास्ट में चार्ज कितना आएगा वो बैटरी डिसाइड करेगी, हाँ या ना? यस सर बिल्कुल। ये समझाया था मैंने पिछली क्लास में बहुत ढंग से। तो Q इक्वल टू CV होना ही पड़ेगा। तो C कितना हो गया? A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V। और इस Q को इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आपका एक्सटेंशन इलोंगेशन जो भी है वो आ गया। A एप्सिलॉन तो खाली ऊपर रह जाएगा, A एप्सिलॉन V स्क्वायर अपॉन 2K D स्क्वायर। इस तरह का कुछ आंसर आ रहा है। करो कॉपी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट के कारण ही लगेगा ना, सेकंड? अरे अपन जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं, अब मैं निकाल रहा हूँ कि इस पर मुझे फोर्स बैलेंस करना है, तो इस पर, अब इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ी रोल है। ये इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद को थोड़ी फोर्स मारेगा, है ना? अपन तो एफबीडी जब बनाते हैं किसी भी बॉडी का, तो एफबीडी में क्या बनाते हैं, बाकी लोगों ने उस पर क्या फोर्स लगाया, वो एफबीडी होता है ना। यस तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, हाँ जी लगाया, और दूसरी प्लेट ने कितना लगाया? दूसरी प्लेट ने इतना लगाया, क्यू इंटू 1 2 E12। यस। तो बेसिक्स क्लियर हैं तो समझ में तुरंत आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ एफबीडी बनाया अपन ने प्लेट का, तो उस प्लेट पर दूसरे लोग क्या फोर्स मार रहे हैं अपन को, वो इंटरेस्ट है ना। अब लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन फोर्स तो सिर्फ क्यू इंटू ई होता है ना। हाँ तो क्यू इंटू ई होता है, लेकिन ऐसा कहाँ बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? अब इस ये जो पहली वाली प्लेट है, पहली वाली जो प्लेट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मारने वाला तो एक ही है, वो सेकंड प्लेट है। सेकंड वाला। तो सेकंड प्लेट ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मल्टीप्लाई बाय पहले वाले प्लेट का चार्ज। अब मान लो आपको कोई पूछ लेंगे, नहीं मुझे तो बताओ इस जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अरे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, अगर मान लो इस जगह पे, सुनना, इस जगह पे मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया, तो इस क्यू चार्ज पे पता है फोर्स कितना लगेगा? कैपिटल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लगेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से आएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस हाँ, यस सर। बस यही चीज ध्यान रखो। कॉपी करो फटाफट। सर इसको इस चीज से ही समझ सकते हैं ना, जैसे हम एफबीडी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को ही ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली बस मैं यही कह रहा हूँ, एफबीडी बनाओगे तो उस पर कौन कौन बाजू वाले जनता फोर्स मार रही है, बस वही ड्रॉ करोगे ना। वो क्या कर रहा है उससे क्या मतलब। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, फटाफट थोड़ा कॉपी करने की स्पीड रखो यार। A parallel plate capacitor is charged using a battery. On increasing plate separation,
without disconnecting the power source. आपको कमेंट करना है कैपेसिटेंस का क्या होगा, इन द सेंस के इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स के बारे में क्या कमेंट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है अंदर, उसके बारे में कमेंट करना है। और चार्ज के बारे में कमेंट करना है। आपको ये बताना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। ऐसे करके चारों के बारे में आपको कमेंट करना है। तो स्टार्ट करो आंसर देना। सर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा सर। कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, बिल्कुल करेक्ट है। कैपेसिटेंस आपको बता दूं, एक ही दुनिया में एक ही सत्य है कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन बाई डी। क्या फॉर्मूला है? ए एप्सिलॉन बाई डी। क्या आपने डी को बढ़ा दिया? यस। अगर डी को बढ़ा दिया कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। एंड ऑफ स्टोरी। दिमाग लगाओ ही मत। आपने बैटरी लगा रखी है, नहीं लगा रखी है, सब तेल लगाने गया, क्या कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ? यस। एंड ऑफ स्टोरी। नाउ चार्ज। सर क्या सेम चार्ज? रहेगा, सेम। चार्ज के बारे में बात करता हूं। जैसे चार्ज, सुनना, क्या चार्ज का फॉर्मूला होता है? सीवी। यस अब आप मुझे बताओ, आपने आपने पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब इसका मतलब पावर सोर्स अभी भी कनेक्टेड है। अगर पावर सोर्स कनेक्टेड है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज मेंटेन है? यस सर, सेम है। यस सर अगर वोल्टेज मेंटेन है और कैपेसिटेंस आपने डिक्रीज कर दिया तो चार्ज डिक्रीज नहीं होगा। होगा सर होगा सर यहां तक जिंदा हो, बने रहो। दूसरा, तो चार्ज डिक्रीज हो गया। लॉजिक सुनते जाओ, बहुत सिंपल से लॉजिक्स हैं। कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है क्योंकि तो फॉर्मूला बता रहा है। चार्ज के बारे में वो भी फॉर्मूले से आएगा। कौन सा फॉर्मूला? सीवी। वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया तो चार्ज डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, आप मुझे बताओ, दो प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? इसके फॉर्मूले अपने पास, हाफ सीवी स्क्वायर, है ना, फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ क्यू वी, ये सब फॉर्मूले अपने पास है, हाँ या ना? अब मुझे पता लगाना है कि एनर्जी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई। तो कॉमन सेंस, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, पहला, दूसरा या तीसरा? आप सीवी पहला पहला। पहला क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से पता है कि वोल्टेज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई, हाँ या ना? ठीक। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोलोगे? इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई? सेम रहेगा शायद डिक्रीज हो जाएगा सर चार्ज डिक्रीज हो रहा है चार्ज डिक्रीज हो गया तो सर डिक्रीज डिक्रीज ही होगा बिल्कुल करेक्ट। पल्ले पड़ा। सर चार्ज तो सीवी था ना और सी कम हो रहा था इसलिए चार्ज कम बोले इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा ना। हाँ, करो कॉपी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिल्कुल सेम नेचर का सवाल वापस दे रहा हूं। इस चार्ज and then isolated on increasing the plate separation। वर्ड पे ध्यान देना। देन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? अब मैंने तो चार्ज करके उसको अकेला छोड़ दिया है, अब उसके साथ में कोई बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको वापस कमेंट करना है कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में, और पोटेंशियल चार्ज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सर इनिशियली बताना है ना। इनिशियली क्या होता है भाई?
पहले जो भी था उसके बाद में सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, उसके बाद वापस नई स्टेडी स्टेट आएगी, तब का बताना है। आइसोलेट कर दिया तो उस पर कुछ चार्ज था, एनर्जी थी, कुछ तो था ना, फिर सेपरेशन को बढ़ा दिया, सेपरेशन को बढ़ाने के बाद की चीजें पूछ रहा है क्या क्या होगी। डिक्रीज होगा सर। सारे आंसर लिखो अब अपने हिसाब से, ऊपर मैंने समझाया कैसे करना है, उस लॉजिक को यूज करो और कोशिश करो कि सारे आंसर दे सको। लॉजिक के साथ आंसर आएंगे तो मजा आएगा। सबसे पहला स्टेप, कैपेसिटेंस 100% डिक्रीज। अगर सेपरेशन बढ़ा दिया दिमाग लगाए बिना, सीधा कैपेसिटेंस डिक्रीज, करेक्ट। अब आते हैं, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते जाओ। क्या मैंने कैपेसिटर को आइसोलेट कर दिया? कैपेसिटर को आइसोलेट करने का मतलब समझ में आता है? एक तरीके से इस तरह का कैपेसिटर कि सर्किट है ही नहीं, कोई सर्किट ही नहीं है, सुनना। तो अगर मान लो इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, पहले मैंने बैटरी से चार्ज कर दिया और बैटरी को उखाड़ के फेंक दिया। बैटरी को उखाड़ के फेंक देने को अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटर को आइसोलेट कर देना। कैपेसिटर इज आइसोलेटेड। अब आप मुझे बताओ, अब आपने इसके बीच की दूरी को बढ़ा दिया, जैसे मान लो बढ़ाकर आपने इतना कर दिया, दूरी को बढ़ा दिया, क्या कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होगा? नो सर। 100% नहीं होगा भाई। कैसे हो? कैपेसिटर पे चार्ज होने के लिए कुछ, अबे कोई कंडक्टिंग रास्ता तो दो। ये चार्ज उड़ता हुआ थोड़ी जाएगा इसके पास, ये चार्ज जाएगा जाएगा किधर? सर्किट ही नहीं है। अगर सर्किट ही नहीं है तो क्या दोनों प्लेट्स पर इंडिविजुअली चार्ज कांस्टेंट रहेंगे, हाँ या ना? सेम रहेगा। तो ये सबसे तगड़ी बात है, चार्ज रिमेन सेम। चार्ज रिमेन सेम करते ही क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में आपको हवा लगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में क्या बोलोगे बताओ, या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोलोगे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ चलो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम? सेम रहेगा। बिल्कुल, एनर्जी बहुत भी बढ़िया। सेम रहेगा। अब एनर्जी में धोखा खाते हैं जल्दबाजी में आंसर देने में। एनर्जी के मैंने फॉर्मूले क्या बताए? क्यू स्क्वायर बाई 2c बताया, हाँ या ना? सर बढ़ेगा सर। हाँ, यही तो खास बात है, हिसाब बढ़ जाएगा। फिर वो हाफ CV स्क्वायर से भी हाफ सीवी स्क्वायर से कैसे करोगे भाई? वोल्टेज कांस्टेंट है क्या? क्यू स्क्वायर बाई 2c करें। क्यू स्क्वायर बाई 2c से करोगे, जो चीज कांस्टेंट है उसको फॉर्मूला यूज करोगे, 1000 बार बता रखा है। रेजिस्टेंस के अंदर भी सिखाया था मैंने ये चीज, जो चीज कांस्टेंट है उस पर फोकस करो, दूसरे फॉर्मूले पे जाओगे तो कहीं खाओगे। क्या चार्ज कांस्टेंट है? हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्यू स्क्वायर बाई 2c। वोल्टेज कांस्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाफ सीवी स्क्वायर। क्लियर है? यस हाँ, चलिए वापस आता हूं मैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, यस इंक्रीज होनी चाहिए। लॉजिक कहां से? क्यू स्क्वायर बाई 2c। चार्ज तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कमेंट करो, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? सर इंक्रीज होना चाहिए। सेम रहेगा। मूर्खों, क्यू इक्वल टू सीवी यूज करो ना बेवकूफों। चार्ज कांस्टेंट है, सर तुम्हारा घटेगा सी सर। डिक्रीज हो गया, घटेगा सर। तुम्हारा सी डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। यस सर। सी डिक्रीज हो गया तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? इंक्रीज नहीं हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज। देख लो तुम, खेल लो पूरा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस पहले क्यू बाई सी था, अब जो तुम्हारा नया सी डैश है, क्या वो घट गया ना? नया कैपेसिटेंस घट चुका है। अगर नया अरे क्या गड़बड़ किया है क्यों? ए एप्सिलॉन बाई डी सेपरेशन, हाँ नहीं सही बोल रहा हूँ, सेपरेशन इंक्रीज किया ना मैंने, हाँ करेक्ट है। तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, खत्म हो गई ना कहानी। क्लियर? हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बता दीजिए एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? पता है तेरे को फॉर्मूला क्या होता है? दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता, क्या होता है? Q by A 2 epsilon naught। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं, लो प्लेट्स के बीच में बोल रहा हूँ तो क्यू बाई ए आएगा, 2 का फैक्टर नहीं आएगा। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन, तो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है? क्यू पर डिपेंड कर रहा है ना।
यस सर यस सर एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है। हाँ, और एरिया भी कांस्टेंट है। गया भेजे में कुछ क्लियर? यस सर एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज दे रखा है EC प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लेट M है, ये प्लेट N है। अब क्या किया अपन ने, कैपेसिटर पहले से चार्ज था, ठीक है ना, कैपेसिटेंस C है और Mn कुछ दे रखा है। और अपन ने क्या किया, इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और वो बैटरी कुछ इस तरह, ठीक है। जो भी चार्ज था इसमें पहले ये आपको दे रखा है और मैंने t इक्वल टू 0 पे इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज दौड़ेंगे, स्टेडी स्टेट आएगा, जो भी नया स्टेडी स्टेट आएगा वो सब ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इनिशियली कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज था एज यू कैन सी, और बाद में उस कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी की पोलैरिटी आपको दे रखी है। बोला है इस प्रोसेस में कितना हीट डिसिपेट होगा, इस तरह का प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया हुआ है, अब आपको करना है। मैंने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखवाया था, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन दिस दिस करके, UI UF, वही वाला काम करना है। करो, लगाओ दिमाग। सर ये MN क्या है? प्लेट्स हैं, M और N नाम की प्लेट्स हैं, ये हटाओ, कुछ नहीं है, चल अब कर ले। कम ऑन, नहीं हुआ किसी से कुछ नहीं। हो गया सर। चलिए लिखता हूं मैं, एट स्टेडी स्टेट मुझे बताओ एट लास्ट क्या होने वाला है। क्या इसकी जो राइट वाली प्लेट है वो उस पॉजिटिव पर प्लस EC आ जाएगा और लेफ्ट वाली प्लेट पे माइनस EC आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दादा कौन है, बैटरी, बैटरी ठीक है। चलनी तो इसी की है। ये कहानी अपने को समझ में आती है, स्टेडी स्टेट पर ये कहानी चलेगी। तो क्या इससे आपको इतना समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में मुझे बताओ लेफ्ट प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, प्लस EC, बाद में कितना हो गया, माइनस EC। तो क्या लेफ्ट वाली प्लेट ने 2 EC चार्ज को दे दिया होगा? सिंपल यार, आप किसी भी एक प्लेट पे फोकस करो ना। लेफ्ट वाली प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, प्लस EC, बाद में कितना हो गया, माइनस EC। इसका मतलब क्या, उसने 2 EC दे दिया होगा ना। किसको दिया होगा? मेरे को, तेरे को, किसको? दूसरी वाली प्लेट को। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है 2 EC चार्ज सर्किट में दौड़ गया। अब 2 EC चार्ज सर्किट में जो दौड़ गया, अब इसके अकॉर्डिंग अपन एक एक चीज लिखना चालू करते हैं। क्या UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो है आपकी हाफ CE² करेक्ट, दे रखा। एंड U फाइनल भी सेम ही है, हाफ CE², क्योंकि उसको तो पोलैरिटी से मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, दे रखा है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता है, वर्क डन बाय बैटरी कितना है,
क्या वर्क डन बाय बैटरी होना चाहिए 2EC इंटू ई? चेक करो। Yes, sir. तो देयरफॉर 2EC, तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है? वर्क डन बाय बैटरी प्लस UI इज इक्वल टू UF प्लस हीट। तो यहाँ से UF और UI तो कट ही गए, तो क्या आपका देयरफॉर हीट सीधा सीधा आंसर आ गया 2E²C। क्वेश्चन क्लियर? सर वो एक बार और बता दिए 2EC वाला। इनिशियल बैटरी का वर्क डन होता है जितना चार्ज पास हो गया मल्टीप्लाई बाय उसका बैटरी का EMF। QV फॉर्मूला है QV। कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा? सर ये वर्क डन सर पॉजिटिव या निगेटिव कैसे सर अलग नहीं? वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है ना, बैटरी जहां चाहती है क्या वहीं चार्ज जा रहा है, यस सर। बस। तो बैटरी का पॉजिटिव वर्क किया। अगर बैटरी जो चाहती है वो नहीं कर पाएगी तो नेगेटिव वर्क होगा। यानी सर कैपेसिटेंस में हमेशा पॉजिटिव वर्क ही करेगी बैटरी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैपेसिटर ज्यादा हुआ तो अभी बताता हूँ मैं, रुको ना। सर इनिशियल हमने कब लिया, जब बैटरी कनेक्ट हो गई थी, ये जब कनेक्ट नहीं थी? जो बैटरी कनेक्ट नहीं थी, ये स्टेट। अरे ऐसे लिख ले, आंसर एक ही आएगा यार। EC का स्क्वायर बाई 2 से लिख ले बस। अब और कोई परेशानी? चलो फिर से क्वेश्चन वही आ रहा है। ओरिजिनली ये दे रखा है इनिशियली कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, बने रहना। और इस कैपेसिटर को मैंने अब कनेक्ट कर दिया फिर से बैटरी से, ठीक है। T=0 पे कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा है वही सेम काम, फाइंड हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब जो पहले किया दिमाग लगाना, फाइंड हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। पिछले क्वेश्चन के सोल्यूशन को ढंग से पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। इजी है, टफ नहीं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो तो पता ही है, EC का स्क्वायर बाई 2C। मुझे बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ EC/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 E/2 का स्क्वायर, ये होनी चाहिए। क्योंकि आखिरी में चलेगी तो बैटरी की, तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा और ये होगा। डायग्राम कैसा बनेगा?
एट स्टेडी स्टेट। क्या चार्ज हो जाना चाहिए EC/2 प्लस माइनस? बैटरी की चलने वाली है, चेक कर लो। तब आप किसी भी एक प्लेट पे फोकस करो। क्या लेफ्ट प्लेट पे पहले कितना था? प्लस EC। अब कितना है? प्लस EC/2। इसका मतलब है इस भाई ने EC/2 लूज कर दिया होगा। अब चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन देखो और बैटरी की पोलैरिटी देखो। क्या यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है बैटरी ने नेगेटिव वर्क किया होगा? यस सर। वर्क डन बाय बैटरी माइनस साइन के साथ E/2 इंटू EC/2। ये हो गया आपका -E² C/4। बैटरी का वर्क डन पता है, UI पता है, UF पता है, सब पता है, तो देयरफॉर हीट का वैल्यू निकाल सकते हो। -E² C/4 प्लस ये कितना आ गया? UI कितना हो गया? UI है आपका हाफ CE² और UF कर दो 1/8 हो गया ना, 1/8 CE²। तो सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ से बन जाना चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है E² C/8। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। सर यहाँ UI पे कैसे स्टेडी निकाला? स्टेट पे सर वो साइन चेंज हुआ। साइन काहे चेंज होगा मतलब? तो बोले सर अल्टीमेटली तो बैटरी का ही यहाँ चलेगा। अल्टीमेटली क्या? बैटरी जो है, बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड करेगी ना लास्ट हाँ में सर। चार्ज कितना हो। हाँ सर। तो बैटरी देखना कितना है, बैटरी का पोटेंशियल E/2 है, तो लास्ट में चार्ज कितना होगा? E/2 इंटू C। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आएगा ना। सर UI में अपॉन में C कैसे हो गया? फिर फॉर्मूला लगाया है घोंचे, Q²/2C। क्या अपॉन C कैसे हो गया? सर वो प्लस माइनस सर जहाँ लिखे हैं ना EC/2 सर, हाँ, सर वहाँ पे माइनस प्लस सर। कोई बैटरी की शक्ल देखकर बोलेगा ना, पॉजिटिव से अच्छा अच्छा पॉजिटिव। अच्छा, सॉरी सर, यस सर, बैटरी की देख सर, ध्यान मेरा। यहाँ पर मुझे पहले स्टेट में चार्ज पता था तो मैंने Q²/2C वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। फाइनल स्टेट में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता था तो हाफ CV² वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अबे कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले यार, आंसर तो निकल ही जाएगा ना। इसमें क्या कंफ्यूजन की बात है? चलो नेक्स्ट। अब इस बार आपको दो कैपेसिटर दे रखे हैं AB। अब इस बार न्यूमेरिकल वैल्यूज पे आ रहा हूं मैं। कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, एज यू कैन सी। दूसरा कैपेसिटर है C और D जैसा मैंने लिखा हुआ है। इस पर है 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि कुछ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। जैसे A और B को आपस में, A और B तो कैपेसिटर था ही सही, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया C और D से कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या? दो कंडक्टर्स हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, उन दोनों को अपन ने इस तरीके से जोड़ दिया यूजिंग कंडक्टिंग वायर्स। तो अंडरस्टैंडेबली आपको दिख रहा है कि इसमें चार्जेस दौड़ेंगे इधर से उधर, इधर से उधर। स्टेडी स्टेट पर क्या होगा? स्टेडी स्टेट पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि A और C का पोटेंशियल सेम होगा और ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा और B और D का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा क्योंकि वो तो एक ही वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। अभी आपको खुद से कुछ नहीं करना है, इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, दोनों मेथड पे ध्यान देना कैसे कैसे करना। तो T=0 पे कनेक्शन तो कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहला मेथड है वोल्टेज वाला मेथड। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को 0 वोल्ट मान लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार वो बता दीजिए ना। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है।
जैसे मान लो कि इसको मैंने बोला कि 0 वोल्ट मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया, लेट क्या मान लिया मैंने, 0 वोल्ट पे है ये, और जो इसका मतलब क्या हो गया, क्या बी और डी दोनों 0 वोल्ट पे आ गए, क्योंकि वो तो सेम कंडक्टिंग वायर से है, ठीक है। अब ए और सी का वोल्टेज मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ए और सी वाली दुनिया वी डैश पर है। किस पर है, वी डैश पे। तो अब देखते जाओ क्या कहानी चल रही है। क्या ए और सी प्लेट जो दिख रही है आपको, ए और सी प्लेट पे टोटल मिलाकर चार्ज कंजर्व ही रहना चाहिए? क्या ए और सी का प्लेट का टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए? कहाँ जाएगा बे, आपस में तो खेलेंगे। ए ने Yes, sir. शायद, हो सकता है ए ने शायद सी को दे दिया, हो सकता है सी ने शायद ए को दे दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या ए और सी पर पहले जो चार्ज था टोटल मिलाकर, बाद में भी टोटल चार्ज तो कंजर्व रहना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, देखते जाना, बहुत मस्त चीज है। तो चार्ज आप कोई बोले सर बी और डी पे भी कर सकते हो, हाँ हाँ, आप चाहो तो बी और डी पे भी कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन कर रहा हूँ मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया, चार्ज कंजर्वेशन ऑन प्लेट्स ए प्लस सी। मैंने ए प्लस सी वाली प्लेट्स पर चार्ज कंजर्व करने का कोशिश करना है मेरे को, तब देखते जाओ। ए वाली प्लेट पे मुझे बताओ बेटा, इनिशियली कितना चार्ज था, इनिशियली मतलब ये कंडीशन, इनिशियली ए प्लेट पे कितना चार्ज था, क्या बोल सकता हूँ, +20, Yes, sir. ठीक है। मुझे करना क्या है, चार्ज इनिशियली इज इक्वल टू चार्ज फाइनल। तो इनिशियली ए प्लेट पर, अब देखो ना यार, चार्ज क्या ए प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ए प्लेट पर पॉजिटिव, बी प्लेट पर नेगेटिव, बने रहो। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी तो होता है भाई, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए प्लेट पर इनिशियली चार्ज कितना था, 20 माइक्रोकूलम। सी प्लेट पर कितना था, 15 माइक्रोकूलम। यहाँ तक जिंदा हो? Yes, sir. ए और सी प्लेट पे चार्ज लिख दिया मैंने सिर्फ, क्योंकि इस बार देखो जनरली अभी तक सारे सवालों में चार्ज पहले से लिखा होता था, इस बार इस सवाल में क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो डरते थोड़ी हैं यार, पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करते ही चार्ज तो मिल ही जाएगा, फॉर्मूला है। तो चार्ज मुझे पता लग गया ए और सी पर पहले कितना था। अब ये जो मैंने बनाया, ये स्टेडी स्टेट का डायग्राम बनाया है आपके सामने, जहां पर मैंने बोल दिया है कि राइट साइड वाली दुनिया 0 वोल्ट पे है, लेफ्ट साइड वाली दुनिया वी डैश वोल्ट पे है। अब मेरी बात बहुत 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 ढंग से सुनना, अगर मुझे ए प्लेट का चार्ज लिखना है, किसका, ए प्लेट का चार्ज अगर लिखना है, क्योंकि मुझे कंजर्वेशन तो ए और सी का करना है, ए प्लेट का चार्ज लिखने का मतलब है ए प्लेट का पोटेंशियल माइनस बी प्लेट का पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस। ध्यान रहे क्या बोल रहा हूं मैं, ए प्लेट का चार्ज कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल स्टेट में लिखूंगा मैं वी डैश माइनस 0 इंटू 2, ठीक है। ये माइक्रो हटा रहा हूँ मैं भी, तो सीधा 20 + 15, क्योंकि आपको पता है सारे आंसर यूनिट्स तो माइक्रो में ही रहने वाले हैं। मैंने ये किसका लिखा, ये ए प्लेट का लिखा फाइनली। कैसे लिखा, ए प्लेट का पोटेंशियल माइनस बी प्लेट का पोटेंशियल, अबे तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, ये क्या देगा मुझे, चार्ज। वैसे ही प्लस सी प्लेट का कैसे लिखूंगा, वी डैश माइनस 0 इंटू 3। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी। तो अब अगर मान लो कि किसी ने ए और सी की जगह पे बी और डी किया होता, तो मैंने उस टाइम पे बी का चार्ज लिखना होता। आप मुझे बताओ बी का चार्ज कैसे लिखता हम, बी का चार्ज लिखते 0 माइनस वी डैश Dash into इंटू 2. 2। कहानी समझ में आई? आप जिस प्लेट का चार्ज लिखते हो बेटा, बहुत सीधी बात, बहुत सीधी बात बोल रहा हूँ, जिस प्लेट का चार्ज लिखोगे उस साइड का पोटेंशियल पहले माइनस दूसरे का पोटेंशियल। इस तरीके से अपन किसी भी प्लेट पर चार्ज लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से आपको वी डैश की वैल्यू मिल गई, 7 वोल्ट, 7 आई सर, 14 और 21. ठीक है। जैसे 7 वोल्ट आया, धम धम आपका आंसर हो गया ना भाई, क्वेश्चन मुझे बचा ही नहीं। जैसे 7 वोल्ट आया तो क्या आपको पता लग गया कि दोनों के अक्रॉस 7 वोल्ट है, दोनों का कैपेसिटेंस पता है, तो क्या 14 माइक्रोकूलम ऊपर आ गया प्लस माइनस, और नीचे आ गया 21 माइक्रोकूलम प्लस माइनस। कहानी क्लियर? Yes, sir. यस सर। बहुत आसान तरीका है चार्ज कंजर्वेशन, कोई चाहे तो बीडी पे भी कर सकता था, नो इश्यूज। चार्ज कंजर्वेशन करके आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आपका मेथड 1 सीवी से। कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज,
पहले वाला कैपेसिटेंस सर 2 है। और वोल्टेज कितना है देख ले। सर वोल्टेज दिया था वो, ओके सर ओके। हो गया sir। अब दूसरा बता रहा हूँ, मेथड 2। मेथड 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बच्चों को। जनरली अगर आपको कभी भी 2 कैपेसिटर का सवाल आएंगे ना, आप मेथड 1 यूज करो। मेरे हिसाब से काफी अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। मेथड 2 ये तब काम आता है जब आपके सिस्टम में 3 कैपेसिटर दे दिए हों, 4 कैपेसिटर दे दिए हों, तो ये काफी इजी हो जाता है। तो सीखते हैं इस मेथड को कैसे यूज करना है। वापस पॉइंट आपके ए और बी है ही सही, ये सी और डी है ही सही। अब सुनना बेटा, क्या जैसे ही कनेक्शंस होंगे सर्किट पे कोई ना कोई चार्ज दौड़ेगा, नेचुरल है। अब सर्किट पे जो चार्ज दौड़ेगा तो कैसे होगा जरा देखना। मान लेता हूं कि ए वाली प्लेट से कोई चार्ज चला जाता है और क्यू चार्ज जाता है, तो क्या ये जो क्यू चार्ज इस प्लेट से जाएगा तो क्या इसी प्लेट पे एंटर करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। यस करेगा। सर। और आप ये बात को समझो, क्या दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आते ही आता है? तो क्या यही क्यू चार्ज वापस आगे जाएगा और वापस घूमता हुआ सर्किट में इसके पास आएगा? पूरे सर्किट में चार्ज को दौड़ना ही है। अब आप ये मत सोचना कि सर यही वाला क्यू उठकर जाता है क्या इधर, ऐसा नहीं होता। ये सब इंडक्शन इफेक्ट है। इंडक्शन इफेक्ट मतलब अगर मान लो कि आपने इस प्लेट पर और इस प्लेट पर बने रहना, जैसे 2 माइक्रो कूलम, या ऐसा कर लो 2 कूलम था, ऐसा -2 कूलम था, और यहाँ से मैंने बोला कि इस पर 1 कूलम आ गया। कितना आ गया? 1 कूलम। तो 100% है बेटा, इसको 1 कूलम देना पड़ेगा। अबे तभी ना दोनों पर 3 कूलम और -3 कूलम होगा, सोच के देखो। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटर्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये 1 कूलम ऐसा नहीं है उड़ता हुआ गया इधर। अबे उड़ता हुआ कैसे जाएगा, बीच में तो हवा है, वो नहीं गया। तो इस प्लेट पर 1 कूलम आया, जैसे 1 कूलम आया तो ये 3 कूलम हो गया। ये 3 कूलम होते ही ये -3 कूलम होगा, और उसकी वजह से इसको 1 कूलम लूज करना ही पड़ेगा, तभी ना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि हवा में उड़ता हुआ चार्ज चला गया, हवा में उड़ता हुआ चार्ज नहीं जाता। ठीक है, ये वाला पार्ट जो ए और सी वाला पार्ट है वो कंडक्टिंग है आपस में, बी और डी वाला पार्ट आपस में कंडक्टिंग है, और ये चार्ज उड़कर नहीं गया है, ध्यान रहे, ये चार्ज उड़कर नहीं गया है, इस वाली प्लेट ने लूज किया है। चलिए, तो सीरीज सर्किट है, तो क्या सीरीज सर्किट में पूरे में सेम करंट होता है, अपन जानते हैं। तो क्या उसके लॉजिक से अपन बोल सकते हैं कि सेम चार्ज दौड़ा होगा पूरे सर्किट में? 2 माइक्रोफेरेड, हाँ सर। 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ तक बने रहो। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ढंग से सुनना। अगर ए वाली प्लेट पे ए वाली प्लेट ने चार्ज लूज किया है, क्या किया है? चार्ज लूज किया है। तो ए वाली प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? 20 था, और उसने चार्ज लूज कर दिया, तो क्या 20 माइनस क्यू चार्ज हो गया ए वाली प्लेट पे? सोच यस सकते हो? सर। इस पे 20 माइनस क्यू, और ये वाली प्लेट पे -20 था और इसने प्लस क्यू ऐड कर लिया। यस सर। तो अब ढंग से देखना, लेफ्ट में है 20 माइनस क्यू, राइट में है माइनस ऑफ माइनस और 20 प्लस को। अरे यार, -20 माइनस क्यू। यस सर। देख Yes, लो sir. देख लो देख लो। नेगेटिव। मैं इसको सर पूरे को नीचे ऐसा भी लिख रहेगा सकता, सही। है ना? हाँ सुनते जाओ। तो ये 20 माइनस क्यू है और वो उसी का नेगेटिव है, और मुझे पता ही इक्वल एंड ऑपोजिट होते ही हैं, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 20 माइनस क्यू प्लस माइनस? यस सर। यस सर। बहुत फंडामेंटल बात है यार, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। मैंने ए प्लेट पे चार्ज लिखा, बी प्लेट पे चार्ज लिखा, और फिर मैंने देखा कि यार इक्वल ऑपोजिट तो होने ही है, तो खाली मैं ए प्लेट पे चार्ज लिख दूं और दूसरे की जगह माइनस लगा दूं, मीनिंग कन्वे हो गया ना। सी सर वाली ये प्लेट, डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन कैसा भी मान सकते हैं ना अपन। वो अपन कुछ भी है, ये तो अपन ने अज्यूम किया है, ये अज्यूम किया है। हाँ सर।
सॉल्व होकर हो सकता है क्यू नेगेटिव आ जाए, तो ठीक है, आंसर कहीं से भी आ जाएगा, आंसर करेक्ट ही आएगा, टेंशन नहीं है, कुछ भी अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो वापस बने रहो। अब मैं बात कर रहा हूँ सी और डी वाले कैपेसिटर की, ढंग से देखना, क्या सी पे प्लेट पे चार्ज एंटर किया, यस, पहले कितना था 15, तो 15 प्लस क्यू, प्लस क्यू, Yes, ये sir. सी का पता है ना आपको, ये किसका चार्ज है, सी का है ना, सी का, डी का माइनस, तो सी का पे प्लस लगा दो, डी को माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है इक्वल ऑपोजिट तो होना ही है ना, यस सर, टेंशन मैंने क्या है। मेथड यूज कर लिया। हाँ सही है, तो 15 प्लस क्यू, इस तरीके से मैंने चार्जेस लिख दिए, मैंने मान लिया कि इस तरीके से कुछ कहानी हुई होगी। अब मैं लगाऊंगा, बहुत तगड़ी चीज है, ध्यान देना, अप्लाइंग केवीएल, क्या लगा रहा हूं मैं, केवीएल। तो केवीएल, केवीएल क्या होता था, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सुनना, जैसे मान लो मैंने बी पॉइंट से स्टार्ट किया, तो बी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, यहाँ तक पहुंचूंगा, फिर पहुंचते पहुंचते वापस वापस यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर, पूरे सर्किट में अपन घूमते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पर भी पूरे सर्किट में घूमेंगे, अटेंशन पूरा रखना, ढंग से देखना। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ बच्चे, तो क्या मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की दुनिया में जा रहा हूँ? Yes, sir. हाँ सर, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की दुनिया में जा रहा हूँ और मुझे पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, चार्ज अपॉन सी, तो 20 माइनस क्यू अपॉन 2 विद अ प्लस साइन। Yes, sir. बोले सर ये कैसे कर दिया, अबे चार्ज इक्वल टू सी वी है, मुझे तो पोटेंशियल लिखना है ना, तो क्या Yes. क्यू बाई सी हो जाना चाहिए। हाँ sir. तो अब देखो, मैं अगर यहाँ से यहाँ जंप करूंगा, क्या मैं प्लस की दुनिया में जा रहा हूँ, यस, तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो प्लस 20 माइनस क्यू बाई 2, जिंदा रहो। कहाँ तक पहुंच गया मैं, ए तक पहुंच गया, क्या ए वाला पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम ही है, यस। अब मैं यस जा रहा हूँ सर, सी से डी की तरफ, अब C मैं से जाऊंगा D सी से डी की तरफ, तो क्या माइनस लगना चाहिए, Minus. Yes. यस Yes, sir. सर, माइनस, बिल्कुल लगना चाहिए। 15 प्लस क्यू अपॉन 3, यहाँ तक जिंदा हो, Yes, sir. इक्वल टू 0 कर दूं, Yes, sir. अरे सर्किट में पूरा घूम गए अपन, वो तो फाइनली हाँ 0 सर, कर देंगे। तो क्या यहाँ से एक ही वेरिएबल है, वो कौन है, क्यू, क्यू को सॉल्व कर लो। समझाने में टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन जिस बच्चे को मेथड समझ में आ जाएगा ना, वो तो फटाफट इसी से कर लेगा, उसको पता है चार दौड़ा दो, पोटेंशियल लिखो और केवीएल लगाओ, ठीक है। दोनों मेथड्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा एक बुरा, लेकिन पहला वाला मेथड जल्दी समझ में आता है, दूसरे वाले मेथड में ये प्लस माइनस और कई बार गड़बड़ कर दी ना प्लस माइनस में, तो पूरा रायता फैल जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर का आंसर बताइए अपने को, तो वही आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। क्लियर, चार्ज जैसे 6 माइक्रो, क्यू की वैल्यू जैसे 6 माइक्रोकूलम आई, तो ऊपर वाले पे कितना हो गया 14, नीचे वाले पे कितना हो गया 21। 21, आंसर तो सेम आना ही है, मैच करना ही था, तो मैंने पहले लिख दिया। सर बीडी में पोटेंशियल 0 तो इसलिए वहां पे नहीं गए। ऐसा नहीं है, मतलब तूने केवीएल लगाया ना यार, केवीएल में अपन क्या करते हैं, अबे टेक्निकली तूने ये किया है, वीबी से स्टार्ट किया इक्वल टू वीबी कर दिया, समझ में आया। यस सर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं ना यार, केवीएल लगाते हैं अपन पूरे सर्किट में, तो 0 से स्टार्ट करके वापस इक्वल टू 0 कर देते हैं, वही तो किया है, केवीएल लगाया है मैंने। करो कॉपी, अगला सवाल देता हूँ, वो आप लोग अटेम्प्ट करना, देख कुछ गलतियां होंगी, 2 सवाल करेंगे, सीख जाएंगे। नहीं, केवीएल बहुत सही चीज है, हर जगह हो जाता है और आसान है। इस बार कनेक्शन ऐसे किए हैं, इस बार ए को सर, डी से हम- कनेक्ट किया है और बी को सी से कनेक्ट किया है, सेम काम करना है, बोलो। तो हम लोग ने नेगेटिव साइड वाला कहाँ गया, वो जो हम लोग 15 माइनस क्यू लिखे थे वहाँ पे, कहाँ गया मतलब, जब मैंने मतलब कि 15 जो प्लस, जब 20 मैंने एफ वाला है। 15, चुप चुप सुन, जब मैंने 15 प्लस क्यू लिखा है और इधर प्लस लगा इधर माइनस लगाया, इसका मीनिंग समझ में आता है इधर को? यस सर। दोनों प्लेट्स का चार्ज तुझे पता है ना,
यस सर पता है। तो हो तो गया। अरे यार तू ऐसे लिखना चाहता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, या तो ऐसे लिख ले या फिर क्यू लिख कर प्लस माइनस लगा, दोनों बात तो एक तो है ही ना, बात तो एक ही है ना। हाँ सर समझ गया। तो लिखने का तरीका है बस, और इस तरीके से लिखने से फायदा क्या होता है कि आप जब केवीएल लगाते हो तो आपको पता लग जाता है प्लस कब लगाना है माइनस कब लगाना है, मतलब जंप करते टाइम। इसलिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। दोनों प्लेट्स पे चार्ज मत लिखा करो, एक प्लेट का चार्ज लिखा करो, जिस प्लेट का चार्ज लिखते हो उसको प्लस मान लो, दूसरे वाले को माइनस मान लो, खत्म। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग मेथड 1 मेथड 2 जो अच्छा लगे उससे करो। सर प्लस Next. -2 आ रहा है और +-3 आ रहा है। +-2 और +-3, ओके। चलो फिर से मान लेता हूँ मैंने क्यू चारों दौड़ा दिया सर्किट में, बने रहना। ए पर पहले कितना चार्ज था 20, तो ए पे लिख रहा हूँ मैं 20 माइनस क्यू प्लस माइनस, बने रहो। ढंग से देखना, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या ये लिख सकता हूँ, ये चार्ज समझ में आता है कैसे लिखे? अब मुझे बताओ डी प्लेट पर पहले कितना चार्ज था, डी पर -15। -15 और उस पर चार्ज आ गया प्लस क्यू। यस सर। तो देखना इस पर मैं लिख रहा हूँ -15 प्लस क्यू, बने रहना। तो ऑटोमेटिकली इस पर कितना होगा 15 माइनस क्यू। 15 माइनस क्यू। यस सर। सही है। अब आप जो चाहे कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो -15 प्लस क्यू प्लस माइनस, या चाहो तो ऐसे लिख दो 15 माइनस क्यू प्लस माइनस। दोनों एक ही बात है, इस बात को महसूस करो पहले तो, क्या दोनों एक ही चीज है? सर इनिशियली तो 15 प्लस क्यों लिए? इनिशियली तो 15 प्लस क्यू लिए थे, कहाँ लिए थे? अबे ये डी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सी था कनेक्टेड। अच्छा यस सर। हाँ सवाल पर ढंग से सेम सवाल कराऊंगा क्या वापस, बेवकूफ? यहाँ पे ए और डी है और ये बी और सी को कनेक्ट कर रखा है, वापस देखो। मुझे पता लग गया कि क्यू चार्ज अगर आएगा तो डी पर पहले कितना था -15 था, तो उस पर क्यू चार्ज ऐड हो गया। सी पर कितना था +15 था, उसने क्यू चार्ज लूज कर दिया। अब लिखने का तरीका आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। क्या दोनों एक ही बात कन्वे कर रहे हैं? इस बात को पहले महसूस करो। यस सर। दोनों का मीनिंग एक ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है यार? तो वो वाली बात समझा रहा हूं मैं। तो मैं इस बार लिख रहा हूँ -15 प्लस क्यू, क्योंकि मैंने डी का लिखा है, तो प्लस माइनस एक ही बात है। अब आप कोई बोलेगा सर डी पे तो पहले नेगेटिव था, अभी आपने प्लस कर दिया। अरे बेवकूफों, उससे मत देखो, तुम तो ये देखो कि -15 प्लस क्यू जो चार्ज है, वो जिसका चार्ज है उस पर प्लस लगाओ ना, दूसरे वाले का तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव होगा। ये दोनों एक ही हैं, पहले तो ये बात को समझो। हाँ सर आ गया। यस सर। अब केवीएल लगा के खत्म करो क्वेश्चन को, एक लाइन में हो जाएगा। केवीएल लगाना चालू करता हूँ, ढंग से देखना। कहाँ से कहाँ जाऊंगा मैं? इधर से इधर, तो 20 माइनस क्यू अपॉन 2, बिल्कुल ठीक। फिर जाऊंगा मैं प्लस से माइनस, तो माइनस साइन के साथ -15 प्लस क्यू डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। सॉल्व हो जाएगा, क्यू मिल जाएगा। क्यू कितना आ रहा है चेक कर लो। 18। 18। क्यू आ रहा है 18 माइक्रोकूलम। डन, खत्म। तो सर चार्ज वही आ गया 2 और 3। गया कुछ दिमाग में? यस सर। चाहते तो मेथड 2 से भी कर सकते थे, मेथड 2 भी बता देता हूँ आपको साथ साथ में सर ताकि- सर इनिशियली तो सर उसमें डी पॉइंट से जो कनेक्ट है उसमें -15 माइनस क्यों ना है सर? -15 माइनस क्यू क्यों होगा भाई? डी के अंदर तो चार्ज घुस रहा है ना, हाँ सर। तो उसमें तो ऐड हुआ ना चार्ज। अच्छा तो सर सी में घट सी में जाएगा से ना? सी में घटेगा ना। यस। तो फिर अब इसी क्वेश्चन को अपन चाहते तो वोल्टेज से भी कर सकते थे। ये देखो वोल्टेज वाला तरीका, बी डैश 0, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका डी पॉइंट, यहाँ से भी कर सकते हैं। मुझे बताओ ए पर वापस चार्ज, अब इस बार कंजर्वेशन किस पे लगा रहा हूँ, ए और डी पे। ढंग से देखना, ए पर कितना था 20,
और डी पे -15 था, यस और नो, यस सर सही है। है ना? दिस शुड बी इक्वल टू क्या करूंगा, v डैश माइनस 0 इंटू 2 प्लस v डैश माइनस 0 इंटू 3, इंटू 3 हो गया सर। यहाँ से v डैश आ गया आपका 1 वोल्ट। क्वेश्चन खत्म हो। ए और डी पे पहले कितना चार्ज था और ए और डी पर बाद में कितना चार्ज होगा, बस वही तो करना है। ये मैंने मान लिया, ये स्टेडी स्टेट पर ऐसी कहानी चल रही होगी कुछ, ये 0 सर ऐसे तो सर उस साइड भी देख सकते हैं ए और सी का, हाँ चाहो तो बी और सी का, मतलब ए और सी का नहीं, बी और सी का वही बी और सी कर सकते हो, कर सकते हो। बी और सी का करना है वैसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो सर इधर 0 वोल्ट मानना पड़ेगा तो। अरे कहीं पे ही 0 मान ले यार, बी और सी का करेगा तो कैसे ठेका ले रखा है कि तू इधर इधर का ही 0 मानना है, वो ऑटोमेटिकली वी डैश नेगेटिव आ जाएगा उस केस में। कहीं पर भी 0 मान ले और दूसरे का वी डैश मान ले, ये डिपेंड नहीं करता है कि जिस साइड का आप कंजर्व कर रहे हो उस साइड में वी डैश मानना जरूरी नहीं है। इस साइड को मैं 0 मान के भी सॉल्व कर सकता था, आंसर तब भी सेम ही आता, आंसर उस केस में खुद ही नेगेटिव हो जाता, चार्ज सही बता देता वो। चलो दोनों मेथड्स एक के बाद एक क्लियर हुए। यस सर। यस अब अब तीसरा सवाल तगड़ा है। तीसरे सवाल में इस बार मैं 3 कैपेसिटर देने वाला हूँ और उसको आप लोग करोगे चार्ज इससे केवीएल वाले मेथड से ही करना है, क्योंकि इस वाले मेथड में जाओगे तो आपको 2 बार पोटेंशियल अज्यूम करने पड़ेंगे, लेंथी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको किससे करना है, केवीएल वाले मेथड से, मेथड 2 से, ठीक है? यस सर। चलो अब देखते हैं कितने लोगों को कितना कितना समझ में आया। ए बी कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड का प्लस माइनस 10 वोल्ट, सी डी कैपेसिटर 20 वोल्ट प्लस माइनस, ये भी है 1 माइक्रोफेरेड का, और तीसरा है ई एफ, ये है 2 माइक्रोफेरेड का और इसका है 15 वोल्ट प्लस माइनस। ये आपको तीनों कैपेसिटर्स इनिशियली दे रखे हैं, सब चार्ज है, मस्त है। अब क्या कर दिया, कनेक्शन तीनों में कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और नेचुरली सब पे कुछ ना कुछ आएंगे। ये 1 माइक्रोफेरेड का था, ये आपका, ये भी 1 माइक्रो नहीं, ये 2 माइक्रोफेरेड का था, और सी डी हो गया आपका 1 माइक्रोफेरेड। ये पूरी स्टोरी है आपकी। स्टार्ट करो, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सर 2 मिनट टाइम दीजिए। करो। अज्यूम कर लो कि क्यू चार्ज सर्किट में दौड़ गया, ठीक है, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो।
सर बोलो बेटा। सर ऊपर कर दीजिए सर थोड़ा प्लीज। सर +-4 +-34 और +-16 सॉरी +-4 +-36 और +-40 देखते हैं चलो। सर 15 चार्ज मतलब दौड़ेगा। मान लिया मैंने क्यू चार्ज इस तरीके से उड़ा दिया, इधर भी दौड़ गया क्यू चार्ज, इधर भी दौड़ गया क्यू चार्ज, इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया। सर्किट पूरा सीरीज सर्किट है, दिख रहा है अब तो अपने को पता है कि पूरे सर्किट में क्यू चार्ज दौड़ गया। चलो अगर पूरे सर्किट में क्यू चार्ज दौड़ गया तो अब देखते जाना। देखो सीरीज सर्किट का मतलब ये नहीं होता कि तीनों पे चार्ज सेम होगा, नहीं। सीरीज सर्किट का मतलब होता है कि सर्किट में चार्ज सेम दौड़ेगा, इसको डिफरेंस समझना है ना। कई लोगों को लगता है कि सर सीरीज है मतलब तीनों पे सेम हो जाएगा चार्ज, नहीं, सेम तीनों पे चार्ज सेम नहीं होगा। लेकिन सर्किट में सेम चार्ज दौड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वाली प्लेट पर पहले कितना था 10, तो क्या मैं 10 - q प्लस माइनस आसानी से लिख सकता हूँ ए वाली प्लेट को देखकर। 10 - q। बने रहो बने रहो। डी वाली प्लेट पे फोकस कर रहा हूँ मैं, चाहो तो आप सी पे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो पहले दिखता है मैं उसी पे फोकस करता हूँ। डी पर कितना चार्ज पहले था, -20 था, और उस पर q ऐड हो गया, तो जिसका चार्ज लिखूंगा उस पर प्लस, दूसरे पे माइनस। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डी पे तो यहाँ पे माइनस था, आपने यहाँ पर प्लस कैसे कर दिया, तो मैं वापस समझा देता हूँ। काफी बच्चे यहाँ पे बुद्धि के चलती तो है नहीं, ढंग से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये डी वाली प्लेट है, ये सी वाली प्लेट है। क्या डी वाली प्लेट पर चार्ज होना चाहिए -20 + q, और सी वाली प्लेट पर होना चाहिए 20 - q, सही है? यस। तो अब बेटा जी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं -20 + q प्लस माइनस, या ऐसा लिख दूं 20 - q प्लस माइनस, ये दोनों एक ही चीज है। अपनी अक्ल चलाओ पहले, मैं वापस समझा रहा हूँ जो मैंने पहले समझाया। ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका है। देख लो, सोच लो, क्या दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? यस यस सर। सर। चलो ठीक। तो ये मैंने किसका लिखा, डी का। अब वैसे ये क्यू चार्ज किस पे एंटर करेगा, ई पर। अब ई पर लिख देता हूं मैं। ई पर पहले कितना था, +30, और क्यू और आ गया, तो 30 + q प्लस माइनस। जिसका चार्ज, मैं सीधी भाषा में बोलूं, तुम देसी लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा अभी भी, तो बोल देता हूँ कि जिस प्लेट का चार्ज लिख रहे हो ना, उस पर भगवान के लिए प्लस लगा देना, दूसरे माइनस लगा देना, बस इतना काम कर ले। ओरिजिनली क्या था सर, ओरिजिनली तो ये माइनस था, आपने कैसे प्लस कर दिया, ऐसे बेवकूफ डाउट मत लाओ, मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ इसी चीज को। डी सर वाली ऐसे भी प्लेट पे चार्ज, सोच सकते हैं ना कि जिसमें इंटर कर रहा है उसमें प्लस, जिसे निकल रहा है माइनस। हाँ ऑब्वियसली ऐसे भी सोच सकता है, मतलब क्या बेवकूफ, ऐसे ही सोचना है, और कैसे सोचना है? वो तो ऐसे ही सोचना है कि डी पर चार्ज एंटर किया तभी तो प्लस लगाया है। मैं इस वाले प्लस की बात कर रहा हूँ मूर्खों, इस वाले प्लस की बात कर रहा हूँ, इस वाले माइनस की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। यस सर। चलिए तो ये पूरा सर्किट में अपने लिख लिया। अब मैं चालू कर, कहीं से भी स्टार्ट करो, मुझे केवीएल लगाना है। लेट्स से मैं वापस, मेरा बी पॉइंट मुझे अच्छा लगता है, बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, केवीएल लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ढंग से देखो। अप्लाइंग केवीएल, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वीबी लिख देता हूँ, बाकी जरूरत नहीं है, जीरो मान सकता हूँ उसको मैं, लेकिन वीबी लिख रहा हूँ, ध्यान से बने रहो। 10 - q/1 प्लस माइनस साइन के साथ -20 + q/1। कहां से कहां तक पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा, चेक करो। यस सर, सी से डी तक। फिर अब मैं जा रहा हूं यहां से यहां पे वापस, -30 + q/2, देख लो यहां तक सही, यस सर। = वीबी। यस सर, ये इक्वेशन होगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीबी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीरो पे आ जाओ, जीरो लिख लो ना, क्योंकि कैंसिल ही होना है। कहीं से भी स्टार्ट करो, उसका 0 वोल्ट मान के सर्किट में घूम जाओ। ये अपन स्टैंडर्ड केवीएल एजम्पशन है, अपन हर बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही काम करते आए हैं, नथिंग न्यू। ये अपनी पूरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लोगे। क्यू कितना मिल रहा है, किसी ने सॉल्व किया? 6 6 6
6 मिल रहा है, काफी लोगों ने बताया तो सही होगा। Q का वैल्यू आ गया 6। जैसे ही Q का वैल्यू आया 6, अब मुझे बताओ सो फाइनल सिचुएशन कैसी दिखेगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? अगर मैं AB पर +4 तो AB पर आ गया 4 माइक्रो कूलम प्लस माइनस, Q आ गया 6 ना, तो कितना हो गया? -14 हुआ, ध्यान रखना -14 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब है अगर ये चीज समझने वाली बात है, ये वैल्यू आई है -14 और इधर है प्लस, इधर है माइनस, तो क्या चाहो तो ऐसे लिख दूं -14 माइक्रो माइनस कूलम प्लस करके प्लस 14 माइनस, साइन लेकिन चेंज उससे हो बेटर है, जाएगा। ये अच्छा ही लगता है देख के, सच है क्या लिखो +14 लिख लो, इधर माइनस, इधर प्लस कर लो। प्लस कर दो। समझ आया? और वैसे ही आपका EF वाला जो पार्ट है उसमें Q कितना आया था? 36 हो गया वो, 36 प्लस माइनस। ये आपका फाइनली चार्जेस हैं एक एक के ऊपर। क्लियर? यस सर। सर इसमें किसी में भी मतलब कैपेसिटर का वो पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ। पोलैरिटी चेंज हो सकता है ना, होने हो को हो सकता सकता है है, ना? कोई जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अब हो ही सकता है वो तो, लेकिन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि किस पोलैरिटी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। फाइनल आंसर देखने के बाद पता चलता है अपने, अपन पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तभी तो अपन क्यू चार्ज को दौड़ा रहे हैं सर्किट में, अपने को थोड़ी पता था पहले से कि क्यू चार्ज दौड़ने का डायरेक्शन क्या है, अपने को हवा नहीं है। सॉल्व होने के बाद पता चलेगा क्या हुआ। सर अगर ये तीसरा वाला जो कैपेसिटर है ये दोनों के साथ सर्किट में नहीं, लेकिन मतलब नीचे आ जाता तो 36 म्यू कूलम वाला है वो नीचे आ जाता, और तो हम लोग नहीं कर पाते ना, क्योंकि क्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो दो में पूरा सा। नीचे कहाँ आ जाता मतलब? सर मतलब जैसे पैरेलल रेजिस्टर होता है ना, वैसे एक पैरेलल में लगा देते हैं और तो पैरेलल वाला केस बाद में बताऊंगा, अभी अपन सिर्फ सीरीज पढ़ रहे अच्छा हैं। ठीक है। सब होगा, अभी टेंशन मत, ये दुनिया धीरे सर धीरे इसमें बहुत सर सर इसमें हम लोग ई से नहीं स्टार्ट कर सकते? कहीं से भी स्टार्ट कर ले, तेरी मर्जी है। सर ई से ए की तरफ जाते समय अरे कैसे भी जा रहे बेवकूफ, मैं बोल रहा हूँ तू ऐसे ऐसे करके जा, या तू ऐसे ऐसे करके हुए जा, तेरी मर्जी है, जैसे भी घूम के जा। केवीएल को कोई फर्क पड़ता है क्या तेरे डायरेक्शन ऑफ सेंस किस सेंस में घूम रहा है? आंसर सेम ही आएगा। नो सर, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो अपने आप प्लस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस माइनस का चेंज हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, कैसे भी घूम, एंटी Yes. क्लॉकवाइज घूम सर्किट में, क्लॉकवाइज घूम, कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने चार्ज एंटी क्लॉकवाइज दौड़ाया तो के वैल्यू मुझे एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, कैसे भी ले ले। सर चार्ज AB में सर B में इंटर करा है, लेकिन उधर नेगेटिव है सर। बेटा नेगेटिव है नहीं है बेवकूफ, नेगेटिव सिर्फ, क्या कर रहे हो यार, दिमाग से बिल्कुल ही पैदल हो। ये क्यू चार्ज निकला और ये क्यू चार्ज आया, करेक्ट? इस पर पहले कितना था? 20 माइनस क्यू, 20 माइनस क्यू हो जाएगा, क्यू चार्ज छोड़ दिया तो, और इस पे -20 प्लस क्यू, ये होगा। यस सर। इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ यार, लिखने का तरीका है ये, 20 माइनस क्यू प्लस माइनस। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, या इस पे नेगेटिव कैसे आ रहा है, इस पे चार्ज एंटर कर रहा है, तुम खुद ही अपने हिसाब से अज्यूम कर ले। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, ये 20 माइनस क्यू का जो चार्ज है, या तो तुम साले 2 बार लिख लो, तुमको इतना ही समझ, 20 माइनस क्यू लिखो और इधर तुम लिखो ये प्लस माइनस को मारो गोली ऐसी की तैसी तुम्हारी, -20 माइनस क्यू, तुम ऐसे लिखो। अब तुम 2 बार चार्ज लिखोगे, मैं उसको बोल रहा हूँ उसका एक शॉर्टकट है, तुम खाली ऐसे लिखो ना, एक बार लिखो 20 माइनस क्यू बेटा, प्लस माइनस खत्म, ऐसे लिखो, एक बार लिखना है, 2 बार क्यों लिखना है आपको? चार्ज को लिख रहा हूं बस मैं, उस माइनस से कोई मतलब नहीं है। आया बात समझ में? यस। हाँ, ये जब यहाँ पर माइनस लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर माइनस गया और इससे चार्ज छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा होगा, ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 10 माइनस क्यू, इधर प्लस है इधर माइनस है, सिर्फ इतना सा मीनिंग है इसका, और कोई मीनिंग नहीं है। सर एक बार एफ वाला पॉइंट है वहां पे चार्ज कितना होगा और एफ के राइट साइड पॉजिटिव होगा तब? कौन चाइनीज भाषा बोल रहा है, क्या बोल रहा है वापस में? एफ के सर क्या? जैसे कि जो ये एफ पॉइंट है, हाँ एफ हाँ। के पॉइंट जो राइट साइड है वहां पे प्लस हो, हाँ, और वहां पे चार्ज कितना होगा तब?
तो वो पूछ रहा है अगर वहाँ पे +30 रुको, नहीं -30 होता तो अगर हाँ। यहाँ पर सुन ले तो अगर यहाँ पर प्लस तब आएगा जब तू एफ का चार्ज लिखेगा। एफ पे पहले कितना चार्ज था? -30 था ना? यस सर। हाँ तो क्या लिखेगा? -30 था और उसने क्यू चार्ज लूज कर दिया तो -30 माइनस क्यू प्लस माइनस ऐसे लिखेगा। ठीक है समझ गया। अरे एक ही तो बात है यार, तुम कितने कैसे हो बे? आज ही निकले हो क्या अंडे में से बाहर? सर ना 30 प्लस क्यू मैं प्लस माइनस। सोच रहा हूँ सर वहाँ पे अबे नेगेटिव कहाँ से है? नेगेटिव अबे 30 कहाँ से है ये? मैं लपड़ मारूंगा, मिल जाता भी तो मार मैं तो आधा कर देता मैं। एफ पे पहले कितना चार्ज है? एफ पे कितना चार्ज है पहले? 30 है ना सर? नेगेटिव नहीं ना गधेड़े, माइनस क्या दिखता है तेरे को? -30 होगा ना? अबे दोनों प्लेट्स पे अच्छा सेम चार्ज दे देगा क्या बेवकूफ इंसान? 30 इस पर 30 इधर भी 30, दिमाग घूम गया है क्या तेरा? नहीं अपोजिट तो तो मैं होता ही है उसका ना। नेगेटिव ले रहा हूँ ना। अबे ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी छेड़छाड़ कर देगा क्या? ये तो क्वेश्चन है ना। एफ पे कितना चार्ज है? -30 है। अच्छा हाँ, समझ गया सर, मेरी फॉल्ट थी, ठीक है समझ गया। अब ये जो आ रहा है ये अपना, ये तो अपने को पता थोड़ी है क्यू पॉजिटिव, अपने को नहीं पता, ये तो अपन मान रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली तो एफ नेगेटिव ही था, वो तो पता ही है ना। यस सर समझ गए। तो 2 अगस्त से सब मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़े। करना भाई इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना वापस, कैसे क्या हो रहा है। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होना नहीं है। अब इतने बेसिक बेसिक डाउट आ रहे हैं जो प्लस माइनस के, तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि करो, सॉल्व करो, लिखो उसको कि -30 क्यों लिखा है, +30 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ओरिजिनली क्वेश्चन तो ये फिक्स है ना, ये तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, इसको छेड़ थोड़ी सकते हो आप। अब लेकिन ये जो है ये अपना सोल्यूशन का पार्ट है, ये सोल्यूशन का पार्ट है जो अभी अपन कर रहे हैं, तो उसमें अपने को पता थोड़ी है क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितना है, 30 से बड़ा 30 से छोटा, अपने को नहीं पता है कुछ। और मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप जिस प्लेट का चार्ज लिखते हो ना 30 प्लस क्यू, ये किसका चार्ज हो सकता है? ये ई का लिखा है ना मैंने, तो जिसका लिखोगे उस पर प्लस लगाओ, दूसरे माइनस लगाओ। हेडिंग डालेंगे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ पर भी ग्रुपिंग होने वाली है, जैसे रजिस्टर में होती थी सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर आपके हिसाब से सेक्शन कैसा है? बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी है, मजा आया। जो अभी मैंने बताया वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बच्चे जनरली वही साइन साइन को लेकर ही परेशान होता है। मैं आपको 3 बार एग्जाम्पल के साथ समझा चुका हूँ कि साइन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चार्ज को लिखने का तरीका है, उस चीज को समझ लो, बाकी है ही क्या इसमें। 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, एज यू कैन सी तीनों पैरेलल में है। आपका टास्क है कि इन तीनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लाना है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने वोल्टेज V से कनेक्ट कर रखा है, टास्क समझ में आ गया, इन तीनों को रिप्लेस मुझे एक सिंगल कैपेसिटर से करना है। अब देखो क्लियरली एज वन कैन सी, चार्ज Q कुछ ना कुछ सर्किट में दौड़ेगा, वोल्टेज है, और ये तीनों पैरेलल में है, तो क्या तीनों में Q/3 जाने से रहा, इसमें चला गया लेट्स से Q1, में चला गया लेट्स से Q2, चला गया लेट्स से Q3, ठीक है। अब जो C इक्विवेलेंट होना चाहिए वो होना चाहिए Q अपॉन वोल्टेज V, कॉमन सेंस, क्योंकि कितना चार्ज अल्टीमेटली गया और अपॉन कितना वोल्टेज आपने दिया था वही आपका C इक्विवेलेंट होता है। Q कितना होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होल अपॉन वोल्टेज V, आया ना। कैपिटल Q जो स्मॉल Q है वो ऑब्वियसली वो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है, Q1 Q2 Q3। इनिशियली सारे कैपेसिटर अनचार्ज थे, ध्यान रहे कैपेसिटर सारे अनचार्ज है, और अब Q1 Q2 Q3 एंटर किए तो अंडरस्टैंडेबली इधर आ जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस पर आ गया कितना Q1 है ना, इस पर आ जाएगा Q2, इस पर आ जाएगा Q3, ये अपन लिख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो तीनों कैपेसिटर्स में आपको दिख रहा है क्या क्या है, तो अब मुझे बताओ कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी। Q1 की वैल्यू C1V Q1, कैसे पता चला? यस क्या सर। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपिटल V है,
तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपिटल V है। तो क्या पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? C1V आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरे पे C2V और तीसरे पे C3V होल अपॉन P। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या मिल गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। क्वाइट इंटरेस्टिंगली पैरेलल के अंदर C इक्विवेलेंट एडिशन फॉर्मेट में आया है और ऐसा लग रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज टाइप का फॉर्मूला आ गया। कैपेसिटर के अंदर C इक्विवेलेंट जब आप निकालते हो तो ध्यान रहे ओनली फॉर अनचार्ज्ड। अनचार्ज कैपेसिटर्स के लिए अपन यूज करते हैं। पहले से अगर चार्ज होंगे तो अपन C इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो अगर तीन रजिस्टर में तो कोई दिक्कत है नहीं, रजिस्टर में तो जब मर्जी पड़े पैरेलल सीरीज लगा लो, क्या परेशानी है। कैपेसिटर के अंदर जो भी अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये कैपेसिटर्स का इनिशियली अनचार्ज होना बेहद जरूरी है। कैपेसिटर अगर पहले से चार्ज हुए तो आप खुद देखो ना इस तरह का रिलेशन कैसे आएगा, नहीं आएगा। क्लियर? जी सर। तो C इक्विवेलेंट Q1 Q2 Q3 इस तरीके से अपन ने जो लिखा हुआ है और सबको डिफाइन कर दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो कैपेसिटर्स के केस में C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, ध्यान रहे एडिशन फॉर्मेट में चला जाता है। सिमिलरली सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा, उल्टा होएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जरा आपको कैसा फॉर्मूला मिलेगा? पैरेलल टाइप का फॉर्मूला। वापस समझाता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है बताया तभी सेम चार्ज जा रहा है। चार्ज फ्लो सेम करना। चार्ज। सब पे चार्ज सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो तो चीज यहाँ पे बता देता हूँ। वापस कैपिटल V अज्यूम कर लिया, इस पर C1, इस पर C2, इस पर C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में वापस मेरी बात सुन लेंगे, सब पे चार्ज सेम। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि चार्ज सर्किट में फ्लो सेम करता है। अगर इनिशियली तीनों अनचार्ज हैं, बच्चों ढंग से सुनना, अगर इनिशियली तीनों अनचार्ज हैं और ये सीरीज में है तो सर्किट में चार्ज तो सेम फ्लो कर रहा है। और अगर तीनों अनचार्ज हैं तो क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीनों पे चार्ज सेम होगा? यस सर। अगर इनिशियली अनचार्ज है तभी कह सकते हैं ना। नहीं यस समझ सर, में? सेम जाएगा आएगा। मान लो ढंग से सुनो। मान लेते हैं कि तीनों पे पहले से कोई चार्ज वार्ज बैठा हुआ था, पहले से ही कोई चार्ज बैठा हुआ है, तो सर्किट के अंदर चार्ज की लेन देन होगी। अब चार्जेस की लेन देन सेम होनी है, सर्किट के अंदर चार्ज तो सेम ही दौड़ेगा। जैसे मान लो इस पे पहले से कुछ 15 माइक्रोकूलम था, इस पे कुछ 10 माइक्रोकूलम था, इस पे 5 माइक्रोकूलम था, और अब सर्किट में चार्ज क्यों दौड़ गया, तो क्या फाइनली सब में चार्ज सेम आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज पहले सेम था, बने रहो, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज पहले सेम था और अब चार्ज दौड़ गया, तो क्या बाद में भी तीनों पे सेम आएगा सीरीज में? नो सर। सब पे सर अलग था 15 10। अरे अलग अलग था तो अलग अलग आना ही है, वो तो कॉमन सेंस कोई भी बता सकता है। लेकिन अगर तीनों पे सेम था, मान लो 10 10 10 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कॉमन सेंस से बताओगा क्यों चार्ज सर्किट में दौड़ेगा? क्या सब पे सेम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ सर, सब पे सेम आएगा। बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में क्या बात ध्यान रखोगे, सब पे चार्ज फाइनली तभी सेम आता है जब इनिशियली तीनों पे चार्ज और पोलैरिटी सेम होती है, हाँ या ना? यस सर। और टू बी ऑन अ सेफर साइड, अपन ने तो वैसे ही बोल दिया ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कब करते हैं अपन कब यूज करेंगे? जब सारे के सारे अनचार्ज हो। अनचार्ज के अंदर तो वैलिड ही है, ठीक है, चार्ज के अंदर भी वैलिड होता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको भूल जाऊं कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है, तो मैं आपको बेटर सिंपल बात बता रहा हूँ कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों चारों 50 हजारों कैपेसिटर हो, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और आपसे C इक्विवेलेंट निकालने को कहा जाता है, सुनना, C इक्विवेलेंट निकालने को कहा जाता है, तो आप कब निकालोगे? जब सबके सब अनचार्ज है। बात समझ में आई? अगर इनिशियली सबके सब अनचार्ज थे तो क्या 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि फाइनली सब पर चार्ज सेम होगा? हाँ सर ऐसे तो पैरेलल में भी कह सकते हैं ना कि सब अनचार्ज है तो सर सब में से सब पे चार्ज सेम होगा। Q1 पैरेलल Q2 में Q3 वोल्टेज सेम सेम रहता है। हाँ, पैरेलल में voltage। पैरेलल में वोल्टेज सेम है ना बेवकूफ, पैरेलल का मतलब ही वही होता है, करंट से सीखते आ रहे हैं।
हाँ सीरीज सर कॉम्बिनेशन में वापस सुन लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तीनों के तीनों अनचार्ज्ड हैं तो क्या सब पे चार्ज सेम ही तो आएगा अगर क्यू चार्ज यहाँ से दौड़ गया यस तो। सर। यस सर चलिए, तो अब अगर मुझे वापस टास्क तो मेरा वही है, इन तीनों को रिप्लेस करना है एक सिंगल कैपेसिटर से, तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? सी इक्विवेलेंट होना चाहिए कितना, वापस क्यू बाई वी होना तो यही चाहिए। और वी की वैल्यू कितनी, क्या लिख सकता हूँ, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब बोल सर v1 v2 v3 क्या है, अरे इसके अक्रॉस v1, इसके अक्रॉस v2 और इसके Q अक्रॉस by C। ठीक है। ये अगर नहीं समझ में आता है तो कोई नहीं, आप तो केवीएल लगा लो, जीरो से स्टार्ट करो। कहाँ स्टार्ट करो, जीरो से। जीरो से अगर स्टार्ट करूंगा केवीएल लगाना तो यहाँ से यहाँ पर गया कितना, 0 प्लस वी, बने रहो। फिर अभी सिखा चुका हूँ मैं, माइनस क्यू वन बाई सी वन, माइनस क्यू वन क्यू माइनस क्यू बाई सी वन, माइनस क्यू बाई सी टू, माइनस क्यू बाई सी थ्री इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई, केवीएल कैसे लगाया? Yes। यस सर। बिल्कुल सिंपल, कुछ बड़ा काम नहीं किया। तो यहाँ से क्या मुझे v बाई क्यू मिल गया 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c। ये v1 v2 v2 को मालूम है क्या करना है। केवीएल सबको समझ में आया कैसे लगाया मैंने? केवीएल लगाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे 0 मानते हुए। ठीक है, जैसे लगाओगे केवीएल आपकी ये क्वेश्चन बनेगी। और केवीएल v बाई क्यू किसके बराबर है, 1/c इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। कहानी क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल टाइप का फॉर्मूला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज टाइप का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस की दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ये रिजल्ट है। बोल क्या चाहिए? सर वो पैरेलल वाला सर, जैसे कि सीरीज में आप बोले ना कि मतलब क्यू चार्ज रहेगा, अगर अनचार्ज रहेगा तो सब में सेम होगा, सेम जाएगा सब में। तो सर पैरेलल में अगर सब अनचार्ज है, अगर क्यू चार्ज को दोहराते हैं तो सब में सर इक्वल ही जाएगा ना? इक्वल क्यों जाएगा, सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है। वोल्टेज सेम रहता है इसमें। सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है भाई, सब पे चार्ज अलग अलग नहीं जाएगा। Q इक्वल टू सी भी होता है। अब क्या तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है कि नहीं है? हाँ सर वोल्टेज सेम। और सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, सबका चार्ज अलग अलग ही आएगा ना। अच्छा अच्छा यस सर, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है। हाँ सर सीरीज में ऑब्वियस है वोल्टेज अलग अलग आएगा, चार्ज सब पे सेम आएगा। पैरेलल के अंदर सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगा तो चार्ज अलग अलग आएगा। यस सर। एक और बात जो आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज होता है अक्रॉस कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to its capacitance। मुझे समझ नहीं आया, समझाता हूँ। क्या तीनों के अक्रॉस चार्ज सेम है? बिल्कुल ठीक। अगर तीनों के अक्रॉस चार्ज सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ v1 is to v2 is to v3 is equal to 1/c1 is to 1/c2 is to 1/c। देखो सोचो अबे, क्योंकि c1 v1 सेम है, c2 v2 सेम है, c3 v3 सेम, तीनों पे चार्ज सेम है ना? Yes sir। हाँ सर। c1 v1 इक्वल टू c2 v2 इक्वल टू c3 v3 है कि नहीं? अगर ये है तो क्या मैं वोल्टेज और कैपेसिटेंस को इनवर्स रेशियो में देख सकता हूँ ना? हाँ सर, देख सकते हैं। कह रहा हूँ मैं। तो क्या बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका सबसे छोटा कैपेसिटेंस है, सुनना, जिसका सबसे छोटा कैपेसिटेंस है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस आएगा। यस सर। करेक्ट है, यहाँ तक पहुंचे हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आएगा? इसका छोटा कैपेसिटेंस। छोटा कैपेसिटेंस। हाँ, ये बात थोड़ी ध्यान रखना, मतलब काम आती है कई बार,
खाली रेशियो निकालने में, सोचने में, बाकी ऐसा कोई मेजर यूज नहीं है। लेकिन एक बात को समझो कि जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो कहानी ठीक ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिसका ज्यादा कैपेसिटेंस होगा क्या उसका ज्यादा चार्ज भी होगा, यस सर। यस सर। है ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सॉर्टेड है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन चलेगा Q = CV वाले फॉर्मूले से, ये भी वही चलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबका सेम होता V कांस्टेंट रहे। यस सर। है ना? तो कैपेसिटेंस ज्यादा, ऑटोमेटिकली चार्ज ज्यादा, तो ये बात तो ठीक है। और पैरेलल में तो दिमाग लगा, सीरीज वाले में जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका वोल्टेज छोटा, वोल्टेज कम। क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है उस केस में, नेचुरल चार्ज सेम है ना सब में। यस तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये सीधी सी बात है, बस थोड़ा ध्यान रखो। वो तो प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तब धीरे धीरे सब चीजें मजा आएगी, आसानी समझ में भी आएगी। बाकी ये तो आसान है, कॉपी कर लो इसको। हेलो सर। बोल बेटा। सर वो सी इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला में पोलैरिटी के हिसाब से प्लस माइनस लेंगे ना फॉर्मूला में? जब सारे के सारे कैपेसिटर फॉर्मूले में, सर जैसे अगर ओके डायग्राम की बात कर रहा है ना? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हें दिख रहा है, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि इनिशियली तो अनचार्ज थे ना, तो वो उनके पास तो वो दादागिरी है नहीं, कैपिटल V जो बोलेगा वो कर लेंगे। तो कैपिटल V के अकॉर्डिंग सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेट जो है, सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेट जो है उसमें चार्ज एंटर कर रहा है, और सबसे राइट मोस्ट में से एग्जिट करेगा। तो बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बांट दो। नहीं सर वो नहीं बोल रही, जैसे नहीं सर, ये C3 उल्टा रख दिया, जैसे नेगेटिव वाला C2 से नेगेटिव पे, तो -1/C3 आएगा ना फॉर्मूला में? अबे नहीं यार, नहीं भगवान नहीं, माइनस माइनस कुछ नहीं आएगा। जो भी तेरा फॉर्मूला होता है Q = CV, ध्यान रहे हमेशा चार्ज मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला है Q = CV, इसमें कैपिटल Q क्या लिखते हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है यार, तुम्हें क्या लेना देना है। पोटेंशियल डिफरेंस सही लिखा है जो लिखा है, तो दिमाग मत लगा, माइनस माइनस कहीं नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 V3, ये वाला V1 है, ये वाला V2 है, ये वाला V3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे मतलब क्या है, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, सेम ही आएगा। सर वो आप याद रखना है, स्टार नहीं लगाना है। क्या ये सीरीज पैरेलल तो याद रखना ही है भाई, वो तारा लगाने भूल गए सर। तारा लगाना भूल। ले भाई, सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले तो यार डेफिनेटली याद रखनी है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करता हूँ, खाली फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ। 30 वोल्ट, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड potential difference across each capacitor and work done by battery. Come on, चालू करो। सर 5, 10 और 15 वोल्ट आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 6, 3 और 2 के अक्रॉस। चलिए 1/C इक्विवेलेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। 1/6 + 1/3 + 1/2 सब लोगों ने निकाल लिया होगा। C इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 1 माइक्रोफेरेड। C इक्विवेलेंट आ गया 1, इसका मतलब है इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं अगर एक सिंगल कैपेसिटर रिप्लेस करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आप मुझे बताओ देयरफॉर चार्ज कितना फ्लो करेगा सर्किट में, 30 × 1, 13 2। C इक्विवेलेंट 1 है ना, तो चार्ज हो गया CV। तो C कितना है, 1 है, वोल्टेज कितना है, 30 है, तो चार्ज दौड़ गया 30। तो क्या अपने को पता है ये जो चार्ज है क्या तीनों पर आएगा 30 30 30? यस सर। प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 30 है ना, इस तरीके से सीरीज सर्किट है। और अब मुझे निकालना है वोल्टेज V1। वोल्टेज V1 क्या होना चाहिए,
वोल्टेज V1 होना चाहिए चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कितना आया 30, या लिख लेता हूँ चार्ज अपॉन C1 टू बी प्रिसाइज, तो 30 अपॉन कैपेसिटेंस 1 कितना आया 6, तो ये आ गया 5 वोल्ट। वैसे ही V2 ये आ जाएगा 30 अपॉन 3 मतलब 10 वोल्ट्स, और V3 30 अपॉन 2 मतलब 15 वोल्ट्स। क्वेश्चन क्लियर? यस अब आपसे पूछा है वर्क डन बाय बैटरी बता दो, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? QE कितना उसका वोल्टेज है और कितना चार्ज पास कर गया भाई, कितना चार्ज पास कर गया 30 into 10 to the minus, तो यहाँ से कितना आ गया 900 माइक्रोजूल। करेक्ट। मैं बोलूंगा कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड बता दो इन कैपेसिटर्स। Q square by 2C. कर सकते हो एकदम आसानी से। क्या करोगे? Q स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट कर लो, या फिर चाहो तो लिटरली एक एक का लिख लो। Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C3, एक ही बात। समझ में आया? यस सर। यही है। यस सर, हो गया। इसके बाद क्लास है क्या आप लोगों की? यस सर, ऑर्गेनिक का है क्या? ओके ठीक है, कर लो, कॉपी करो उसको। लास्ट में थोड़ा तो सर, चाहते तो homework में एक क्या एक को ऐड करके कर सकते थे। हाँ, कैपेसिटर का मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग होमवर्क करते रहना। हो सकता है कल मैं कुछ हाफ एन आवर डिस्कशन करूं, या फिर हो सकता है कि संडे को डिस्कशन क्लास लूं। संडे को टेस्ट है क्या आप लोगों की? नो सर। नहीं सर, अगले संडे। हाँ, तो संडे को हो सकता है डिस्कशन क्लास लूंगा मैं, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स की। तो आप लोग अपना होमवर्क करते रहना, डिस्कशन क्लास में अनाउंस कर दूंगा कभी भी। और रेगुलरली होमवर्क जो जो मिल रहा है, जैसे पिछली क्लास में शायद मैंने ठीक है डीपी भी दी थी, खास कुछ था नहीं। तो अगली क्लास सर में था हीट सर, ट्रांस डीपीपी में बहुत टाइम लग जाता है आजकल, मतलब बड़ा टफ क्वेश्चन आने लगे यस हैं। सर। ठीक है चलो, कोई नहीं, मतलब नहीं बनता है तो डीमोरलाइज नहीं होने का। क्वेश्चन स्टफ आते रहते हैं जाते रहते हैं, अपन डिस्कशन कर लेंगे। इसी वीक में होगा डिस्कशन, या तो कल होगा या संडे को होगा। डिस्कशन खत्म करूंगा मैं इसी वीक में, ठीक है? तो आज कैपेसिटर में कल कुछ ही होमवर्क कर मिलेगा। सर कल क्लास नहीं है आपका? कल क्लास होगी ना? है सर, कल है यस सर। सर, है कल है सर, एक कल ही क्लास कर है। दिया। सर 3 देख क्लास लेंगे। है कल तो। ठीक है देख लेंगे, कल होगा या फिर संडे को, नहीं तो 45 मिनट्स की मैं क्लास लूंगा जरूर डिस्कशन की, या तो कल ले लूंगा। कल आखिरी क्लास है क्या मेरी या बीच में? नहीं सर, पहली है आगे सर, शुरू में है, 40 पहला है। अरे सर 8 बजे पहले वाली है। 45 मिनट चालू कर दीजिए 7:15 से। नहीं यार, बच्चे नहीं आएंगे, छोड़ो इतना जल्दी आने का। इतना सुबह सुबह 7 बजे क्लास ऑनलाइन मतलब नहीं है। चलो तो ठीक है, अपन कर लेंगे जैसा भी होगा। आपको होमवर्क में शेयर करूंगा। टेक केयर, सर बाय संडे को सर लीजिएगा तो सर शाम में प्लीज लीजिएगा। बाय। मैं बता दूंगा, देख लेंगे। थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा। सर आप तो सर खुलने वाला है ना, आप तो सर आ सर सकते हैं। सर कहाँ क्या बोलते हो, क्या खुलने वाला कोटा है? सर। कोटा हाँ सर, कोटा कोटा। अभी सेकंड अगस्त को खुल रहा है, तो आ सकते हो। आने को तो आ ही सकते हो, मतलब वो तो पहले भी आ ही सकते थे, ऐसा कोई रोक नहीं रहा है यहाँ पे। इट्स जस्ट के पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट्स अभी 2 अगस्त से खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। सर। हेलो सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो पहला वाला क्वेश्चन बता दीजिए एक बार, मेरा नेट